नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। बड़ी खबर में सबसे पहले बात राजस्थान की। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों की वजह से यहां सभी शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू होगा, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,200 नए मामले सामने आए हैं। हर्षा हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजस्थान के अलग अलग शहरों का क्या हाल है, जो फैसले लिए गए हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, कैसी कड़ाइयां वहां दिखाई देंगी? हर्षा, देखिए, ये जो फैसला लिया गया है, कोविड की अभी गाइडलाइंस इशू हुई है और आज मुख्यमंत्री ने संवाद किया था सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके। 16 अप्रैल से ये लागू होगा, 30 अप्रैल तक रहेगा ये। सभी शहरों में 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। लेकिन जो लोग बस स्टैंड या रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, बस या रेलवे से या दूसरे टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं, तो उनको छूट है। वेडिंग्स के लिए भी छूट है, लेकिन शादी समारोह में 50 का ही फिगर है। जहां तक स्पोर्टिंग इवेंट्स या इस तरह के आयोजन है, कोई भी सामाजिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। साथ ही जो जिम्स वगैरह थे वो बंद कर दिए गए थे, वो अभी भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में आप टेक अवेज कर सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट भी 5 बजे के बाद नहीं खुल पाएंगे। तो इस तरह से जो कर्ब्स हैं, हम देख रहे हैं कि उनका जो एक तरह से वो अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रख रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं, जो लोगों का कारोबार है, वो अफेक्ट नहीं हो। इसलिए फैक्ट्रीज में, जहां फैक्ट्री चल रही है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, वो सब तो खुले रहेंगे और फैक्ट्री में भी लोगों को काम करने की अनुमति होगी। लेकिन ये भी चाह रहे हैं कि जो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उस चेन को तोड़ा जाए। अब अगर हम देखें कि आज की फिगर है 6,200 केसेस आए हैं, जिसमें से 1,325 सिर्फ जयपुर शहर से आए हैं। और अगर हम पिछले 3 या 4 हफ्ते से कंपेयर करें तो इसकी जो पॉजिटिविटी रेट है, ये 2% से बढ़कर 7.8% हो गई है। यानी कि आज तो और भी बढ़ जाएगी। राजस्थान काफी टेस्ट कर रहा है, RT-PCR टेस्ट कर रहा है, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट आ रही है वो जरूर एक चिंता का विषय है। और ये जो पूरा संक्रमण तेजी से फैल रहा है, सेकेंड जो वेव है वो बहुत ही इन्फेक्शियस हो रहा है, उसमें ये जो संक्रमण रोकना चाहते हैं, उसके लिए ये जो कदम है वो लिए गए हैं। शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग संस्थानों पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। जी, धन्यवाद हर्षा। इस तमाम तरह के जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उनके तहत जितनी तरह के कदम हैं उसको उठाना जरूरी है, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 6,000 से ज्यादा मामले राजस्थान में आ चुके हैं, जिसमें से 1,200 के करीब जो हैं वो जयपुर शहर के ही हैं और दिल्ली में से दोगुने मामले हैं। और इंतजार है कि दिल्ली में किस तरह की और सख्तियां नजर आएंगी। रात का कर्फ्यू यहाँ पे जारी है। लखनऊ में कोरोना से मरने वालों के जो आंकड़े सरकार जारी करती है, वो शमशान में आने वाले शवों की तादाद से बहुत कम होते हैं। मिसाल के लिए सरकार के मुताबिक पिछले 7 दिनों में 124 लोगों की मौत हुई है, जबकि शमशान में 400 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार किया गया है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे आसमान में सूरज डूबने को है और जमीन पे उनकी चिताओं की कतार है, जिनकी जिंदगी का सूरज कोरोना की वजह से वक्त से पहले ही डूब गया। यहाँ इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के जारी आंकड़ों में मौतें काफ़ी कम हैं, जबकि शमशान के आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा। मिसाल के लिए 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 7 दिनों में सरकारी प्रेस नोट में 124 लोग मरे, जबकि शमशान पे कोविड के 400 शव जले। 7 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 6 मरे, शमशान में 28 शव जले। 8 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 11 मरे, शमशान में 37 शव जले। 9 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 14 मरे, शमशान में 47 शव जले। 10 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 23 मरे, शमशान में 59 शव जले। 11 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 31 मरे, शमशान में 57 शव जले। 12 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 21 मरे, शमशान में 86 शव जले। 13 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 18 मरे, शमशान में 86 शव जले। सवाल यह है कि जो शमशान में कोविड प्रोटोकॉल के साथ जो 276 शव ज्यादा पहुंचे, वे किसके हैं? मौतों का रिकॉर्ड रखने वाले नगर निगम के लोग कहते हैं कि वो तो वही आंकड़े जानते हैं जो वे खुद दर्ज करते हैं। जो शमशान पे बॉडीज जो हैं वो ज्यादा आ रही हैं और जो मरने वालों का डेटा रोज रिलीज होता है लखनऊ का, वो कम होता है। इनमें और कौन सी बॉडीज होती हैं जो संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती कोविड से मरने वालों की? मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास तो जो यहाँ पर कोविड से जो आते हैं बॉडीज, उनको मैं करता हूँ, बाकी मेरी जानकारी नहीं है।
लखनऊ के भैंसाकुंड में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में आम दिनों में 3-4 शव आते थे। कोरोना फैलने पे इसे सिर्फ कोरोना के शवों के लिए रिजर्व किया गया तो यहाँ रोज 50-60 शव आने लगे। भीड़ हुई तो लोगों को अंतिम संस्कार के टोकन बंटने लगे। जब और शव आने लगे तो शमशान घाटों पे नदी किनारे भी अंतिम संस्कार का इंतजाम करना पड़ा। सरकार कहती है कि शमशान में दूसरे जिलों के मरने वालों के भी शव आते हैं और घर पे मरने वालों के भी, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है, इसलिए वहाँ के आंकड़े बड़े हैं। हाँ, जो सरकार ने सूची प्रकाशित की है वो वही लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थे या सीएमओ के वहाँ पे जो रजिस्टर कराए गए थे, उनकी सूची हमने प्रस्तुत की। शमशान घाट पे तमाम ऐसे लोग जो भी पहुँचते हैं जो दूसरे जिलों से आए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए होते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो सीधे शमशान घाट में उनका क्रिमेशन हो जाता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग अस्पताल में मरे हों, कुछ लोग ऐसे हों जो कोविड से घर में मर गए और अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे ज़िलों से यहाँ पे आए हों। लेकिन शमशान से मिलने वाला मौतों का आंकड़ा ये तो सही है, क्योंकि यह सरकार के ही किसी विभाग का दिया हुआ है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर में वायरस अब टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए नाक और गले से लिए जाने वाले स्वैब में वायरस नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अब सीने और फेफड़ों में डेरा डाल रहा है। कोरोना का वायरस बहरूपिया है, रूप तो बदल ही रहा है, वहीं नाक और गले से लिए गए स्वैब के आरटी-पीसीआर टेस्ट के जरिए भी पकड़ में नहीं आ रहा। ये दिक्कत पहली लहर में भी थी, पर इस दूसरी लहर में ये समस्या ज्यादा मरीजों में आ रही है। बुखार भी उस तरीके का 4-5 दिन से चल रहा है, नहीं टूट रहा है, और बाकी भी सांस लेने की दिक्कतें भी वैसी हैं। तो उन पेशेंट्स में हम एक एक्स्ट्रा माइल पे जाते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को 4-5 दिन फीवर हो चुका है तो हम साथ में एक सीटी स्कैन करते हैं चेस्ट का, जिसमें काफ़ी टिपिकल लक्षण कोविड के आ जाते हैं। और टेस्ट फिर भी नेगेटिव आ रहा है तो कुछ पेशेंट में हम क्या करते हैं, सांस की नली में एक ट्यूब डाल के, जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, उससे हम लंग्स का डीपेस्ट पार्ट से एक फ्लूइड लेते हैं जहां पर एक्चुअली में वायरस ग्रो करता है। उस फ्लूइड के हम टेस्ट करते हैं। तो अक्सर हमने देखा कि जो वैसे नॉर्मल नोज से लेने से जो सैंपल नेगेटिव आ रहा था, जब हम लंग्स के अंदर से जाके वो सैंपल लेते हैं वो पॉजिटिव होता है। ये दिक्कत एक अस्पताल तक नहीं सिमटी। जो कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हैं, उनको कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी दिक्कत से दो चार होना पड़ रहा है। पहले ये ग्रोथ में अपने 7 से 10 दिन लगाता था, लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा है कि आरटी-पीसीआर नेगेटिव है, लेकिन तीसरे ही दिन सीटी स्कैन में कोरोना के घाव, कोरोना का इन्वॉल्वमेंट, कोरोना का इफेक्ट, कोरोना का नमूनिया, कोरोना का कंसोलिडेशन और कोरोना की तमाम और दूसरी चेंजेस ये सीटी स्कैन्स में नजर आ रही हैं। पहले 3 to 7 डेज था इंक्यूबेशन पीरियड, अब 1 to 3 डेज है, और 1 to 3 डेज में भी ये बहुत तेजी से निमोनिया करता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये सीटी स्कैन की फिल्म दिखाऊं तो पहले ये 5वें 7वें दिन ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, जो कि नॉर्मल सीटी होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये देखिए दूसरे दिन का सीटी स्कैन है जिसमें 50% लंग इन्वॉल्व है। ये उसी पेशेंट का तीसरे दिन का इन्वॉल्व है जिसमें 70% लंग इन्वॉल्व है। वहीं आईसीएमआर का कहना है कि अब भी आरटी-पीसीआर ही कोरोना के वायरस को पकड़ने का जरिया है और टेस्ट का गोल्ड स्टैंडर्ड भी। फॉल्स नेगेटिव कोई नई बात नहीं है। तो ये नहीं है कि सेकेंड वेव में ऐसा एक हो रहा है तो हमें सब आतंकित हो जाना चाहिए, नहीं। तो इसीलिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसकी सेंसिटिविटी कितनी है? 97%। 3-4 ऐसे रह जाएंगे कि चेस्ट एक्सरे में दिखाई देगा, जो चेंजेस हम कहते हैं पैचेस हो या अलॉन्ग विद दैट सिर्फ चेस्ट एक्सरे से कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। तो अब कोरोना का लक्षण आपको हो और रिपोर्ट निगेटिव आ रहा हो तो भी लापरवाही नहीं। आप स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए, खांसी के लिए खांसी का कुछ दवाई ले सकता है, मतलब लक्षण का माफिक दवाई पैरासीटामोल बुखार के लिए है जो, लेकिन खुद को डायग्नोसिस नहीं करना है। आपको लगता है कि सांस फूल रही है या बुखार ज्यादा हो रहा है, आप आगे बढ़िए और डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। वायरस को लेकर चिंता और चुनौती बरकरार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द की जाएं। कोरोना का डर और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के दोहरे दबाव को झेल रहे लाखों बच्चों को बड़ी राहत मिली है। अब 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, उन्हें उनकी आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर पास किया जाएगा। वहीं 12वीं के बच्चों को अंतिम फैसले के लिए इंतजार करना होगा। 1 जून को वापस बैठक कर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे। जहां तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। लगातार केंद्र सरकार से बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रही दिल्ली सरकार ने भी फैसले का स्वागत किया है और साथ ही ये मांग की है कि शिक्षा मंत्रालय 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द करे। मुझे खुशी है कि बच्चों को थोड़ी अब राहत मिलेगी। खासतौर से 10वीं के बच्चों के ऊपर तो अब एंग्जाइटी भी नहीं बची है। उनको उनके पिछले असेसमेंट के आधार पे प्रमोट कर दिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट के आधार पे। 12वीं के बच्चों को अभी इंतजार करना पड़ेगा 1 जून के बाद जो भी फैसला होगा, लेकिन फिर भी उनको 4 मई से कम एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा, वरना हम सबको ये डर था कि कहीं ना कहीं कोरोना सेंटर बन जाएंगे हमारे स्कूल्स, हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं। और इसीलिए पिछले 4-5 दिन से हमारी सरकार की ओर से भी लगातार केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही थी। हमें खुशी है कि ये बात सुनी गई, बच्चों की सुनी गई। पिछले कई दिनों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए सरकार पर दबाव बना रही थी। प्रियंका गांधी ने सरकार से अपील की है कि 12वीं के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है और उन्हें जून तक मानसिक दबाव में रखना ठीक नहीं है। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर तुरंत फैसला लिया जाए। इस फैसले से ज्यादातर बच्चे खुश दिखे तो कुछ मायूस भी नजर आए। इस समय में कोई भी बच्चा बोर्ड्स की परीक्षा देने जाए तो बहुत ही अच्छा चांस है कि उसे कोरोना हो सकता है। उस बच्चे के मित्र को जो उसके साथ दे रहे हैं परीक्षा, उन्हें भी हो सकता है। और अगर वो बच्चा घर जाएगा, उसके घर में भी फैल सकता है, तो फैलने का बहुत ही बड़ा चांस है कोरोना का। सरकार ने ये भी बोला है कि अगर बच्चे को अपने स्कूल से दिए हुए मार्क्स अच्छे ना लगे तो वो फिर से 10वीं की परीक्षा दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया गया है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने प्री बोर्ड्स के लिए अपने इतनी पढ़ाई ना करी हो जितनी उसने बोर्ड्स के लिए करी हो और उसका बोर्ड्स का मौका खत्म हो गया हो, तो फिर उसको फिर से एक बारी परीक्षा देने का मौका मिले, चाहे जिसमें वो अपने और मार्क्स ला सकता है और वो और अच्छा कर सकता है। पिछले साल से हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और पिछले साल से अपनी पढ़ाई शुरू की हुई है और अभी भी बहुत मेहनत कर रहे थे। तो यह सुनकर कि हमारे बोर्ड्स रद्द हो गए हैं, थोड़ी निराशा हमें हुई थी। पर अभी की हालात देखते हुए और हमारी सेहत का ख्याल रखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय है। तो इसमें हमारी सेहत को देखते हुए उन्होंने लिया है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलनी थी। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के बिनसर के जंगलों में भयानक आग लग गई है। आपको हम दिखा रहे हैं वहां की तस्वीरें और ये आग जो है वो काफ़ी खतरनाक है और जंगलों में जब आग लगती है तो वो बुरी तरह से फैलती है। इसके पहले भी उत्तराखंड में कई जगह पर आग लगी थी जिससे रोकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी। अभी भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अल्मोड़ा के जंगलों में पिछले 3 दिन में आग की 14 घटनाएं सामने आई हैं। 25 हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर खाक हो चुका है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की भी 2.5 हेक्टेयर जमीन जो है वो आग की चपेट में आ गई है।